जय हिंद। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और ये इसमें फुल टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर हम व्याकरण का परिभाषा और इसके प्रकार से लेकर के आपको संधि समास तक बताएंगे। पिछले साल भी हम इस क्लास को दे चुके हैं, तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है और प्लेलिस्ट में सेव है, एक बार जा करके आप चेक करके देख लीजिए। पूरे टॉपिक को कवर करेंगे बहुत एक छोटी सी वीडियो में, और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो थोड़ा बीच तक देखिए, अगर अच्छा लगे तब जाके पूरा देखिए, और अन्यथा आप वीडियो का स्किप करके निकल सकते हैं, बट कारण बता के जाइएगा कि क्या दिक्कत है आपको इस वीडियो में, है ना। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि व्याकरण किसे कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। तो ग्रामर कहते हैं, तो ग्रामर क्या होता है? वह शास्त्र जिसके द्वारा शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। इट मीन्स ग्रामर कहते हैं इंग्लिश में। अभी हम हिंदी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इंग्लिश टॉपिक यहाँ पे नहीं लाएंगे। अब हम जानेंगे कि व्याकरण कहते हैं, जैसे में आप बोल सकते हैं कि पटना बिहार की क्या है? राजधानी। अगर मैं लड़का हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं खाता हूँ, न कि मैं खाती हूँ। अगर लड़का बोल रहे हैं तो मैं खाता हूँ, खाती बोलेंगे तो ये गलती हो जाएगी। जैसे मैं एक लड़की हूँ, अगर हमें खुद को बोलना है तो मैं एक लड़का हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। व्याकरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा सर्वनाम आदि के बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार में शब्द को बनाना पढ़ेंगे, शब्द का भेद पढ़ेंगे, और वाक्य विचार में वाक्य बनाना पढ़ेंगे। जैसे कि गाय पे वाक्य बनाइए तो गाय एक पालतू जानवर है, गाय घास खाती है, गाय जुगाली करती है, ये सारा चीज। तो चलिए ये टॉपिक बिल्कुल कवर हो चुका है। आगे हम चलेंगे, अब वर्ण की ओर चलेंगे और वर्ण को पूरी तरह से खत्म करेंगे। और इस वीडियो में वर्ण किसे कहते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। देखिए वर्ण किसे कहते हैं, बहुत सारे क्लास में आप पढ़ चुके हैं, बच्चे क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आप मैट्रिक क्लास में हैं और इंटर क्लास में होंगे बाय चांस आप लोग भी। तो इसमें क्या है, आपको बोलने का थोड़ा शैली अलग होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, तौर तरीके मालूम होना चाहिए, न कि बच्चे की तरह ही सीधे बोलो जिसका खंड टुकड़ा न करेंगे उसको व्याकरण सॉरी वर्ण कहते हैं। तो आपको इसमें अच्छा से थोड़ा बोलना होगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कुल वर्णों की संख्या आप बहुत सारी किताब से देखेंगे तो आपको 48 मिलेगा, लेकिन वास्तव में 52 होता है। आप ओ से लेकर ज्ञ तक को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो टोटल वर्णों की संख्या कितना होता है? 52 होता है, जिसमें स्वर वर्णों की संख्या अगर देखा जाए तो वास्तव में 11 ही होता है, जबकि 13 होता है, लेकिन 2 अभी तक इसमें पूर्ण रूप से आया नहीं है, 11 ही माना जाता है। ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा यहाँ तक लिखने के बाद। अब वर्ण आगे बात करेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण हो जाता है। स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, बिना किसी दूसरे वर्ण के उच्चारण से। इसमें हम आपको एक टॉपिक बताएंगे, बहुत ज्यादा चैलेंज का सवाल है, और एक टीचर मतलब वीडियो साहब या फिर कोई चेकिंग के द्वारा इसको एक मैडम से पूछा गया था ऐसा सवाल। आम का हिर्जा लगाइए, आप लोग भी इजी समझ लेंगे, आकर आम, लेकिन ये गलती हो जाएगा। आकर आ बोलेंगे तो गलती होगा। आकर आ, क आ रहा है, जबकि ये स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेती है, इसलिए यहाँ पे बोलना पड़ेगा आ म। बस हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए हम इसको लिख लेते हैं। आप राइटिंग कर मतलब राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसको जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा जा चुका है। जैसे ओ आ, देखिए इसमें आप कुछ भी ओ आ से लेकर ज्ञ तक आप कोई भी एग्जाम्पल उदाहरण ले सकते हैं। और यहाँ पे वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इस चीज को आपको याद रखना होगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में। वैसे हमें पढ़ना है, कोई भी कंपटीशन की तैयारी डायरेक्ट करना है, अभी से यूपीएससी बीपीएससी की और नीट जेईई मेंस का, ये सब सोच के चलना है। कुल वर्णों की संख्या कितना होता है? 52, कहीं 48, लेकिन देखिए फाइनली आपका 52 ही होता है। लेकिन ऑप्शन में यदि 52 नहीं मिले तो आप 48 मार सकते हो। वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। इंग्लिश में इसको वोवेल और कॉन्सोनेंट के रूप से जानते हैं हम लोग। चलिए हम इस दोनों के बारे में थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं, फिर हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्वर वर्ण का मतलब होता है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण कहने का अर्थ होगा कि इसका जो भी उच्चारण करेंगे अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी चाहिए, हमको अन्य वर्ण नहीं आना चाहिए। जैसे कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, रिंग, लिंग, रि, ये सब हो जाता है। चलिए लिख लेते हैं।
तो ये कुछ हो जाता है आपका स्वर वर्ण का उदाहरण और परिभाषा। एक टॉपिक हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये पूछा जाता है कुल स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है। कुल स्वर वर्णों की संख्या 11 होते हैं, 11 होती है। इसको लिख लीजिए। थोड़ा सा संक्षेप में हम जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। ठीक, हाँ, इसका उच्चारण स्वर्ण की सहायता से लेना पड़ता है। चलिए आइए, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये दूसरा था व्यंजन वर्ण। घुंघरू किसका बजता है इतना? घुंघरू किसका बजता है लड़का? बाबा घुंघरू काय बजाते हो इतना? देखिए, व्यंजन वर्ण हो जाएगा कि जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। बस सीधे लिख देंगे, थोड़ा सा सटीक में लिखेंगे। जिसके, ये डाटा बेस के रूप में लिख रहे हैं, जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो, सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। इतिहास में वर्ण का मतलब एक जाति भी हो जाता है। कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में अगर देखेंगे तो जैसे में यहाँ पे थोड़ा समझना होगा, जिसको हम ऊपर लिखेंगे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और उच्चारण स्थान। यहाँ से आपको 1-2 नंबर मिल जाएगा अभी के अभी। देखिए, उदाहरण के रूप में आप ऊपर वाला लिख सकते हैं कवर्ग। कवर्ग कहने का मतलब होता है इसमें क से लेकर र तक आ जाता है। क, ख, ग, घ, अंग तक आ जाता है। इसका उच्चारण स्थान आपको याद रखना है कंठ से। आपको घ का उच्चारण स्थान पूछे तो भी आपको, मतलब ग का पूछे तो भी कंठ, ख का उच्चारण स्थान पूछे तो भी कंठ, क का उच्चारण स्थान पूछे तो भी क्या बोल देना आपको परीक्षा में? कंठ से ही होता है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार अगर आपसे सवाल पूछा जाए, आपसे अगर हम पूछ दे चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो चवर्ग में याद रखिएगा च, छ, ज, झ ये सब आ जाएगा। और इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका तालु। चालू, तो ये क्या हो गया? तालु। च से चालू और मतलब तालु से इसका उच्चारण। तालु जो होता है जेहवा मुंह के ऊपर में होता है, जहाँ पे बिस्किट खाने के बाद सट जाता है। टवर्ग की बात कर लेते हैं। टवर्ग, टवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है मूर्धा से। बोलो ट, ट, ये सब काम हो जाता है। और वही देखो यहाँ पे तवर्ग छूट गया था। तवर्ग, इसका उच्चारण स्थान होता है दंत से। और वही हम बात करेंगे पवर्ग, प, फ, व, ह, तो इस सब का उच्चारण हो जाएगा आपका ओष्ठ, हो जाएगा ओष्ठ, है ना। इसको आपको याद रखना है। फिक्स क्वेश्चन है, 100 में 100% का देंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा, 100% पूछेगा। अगर 23 का टॉपर बनना है तो आपको इस लिस्ट के और क्लास को डेली जरूर कीजिए। क्लास थोड़ा लंबा होगा और प्रयास करेंगे कोई इधर उधर का अब बातचीत ना हो, मतलब थोड़ा हंसी फनी कम बनाएंगे और डेली क्लास ही चलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और छापते चलिए। चलिए, इसमें हम आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोग से पूछेंगे, झ का उच्चारण कहाँ से होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर यदि आप यहाँ तक क्लास किए हैं तो इस झ का उच्चारण कहाँ से, कहाँ मतलब किससे होता है, कहाँ से होता है, कमेंट बॉक्स में दीजिए आप सब बच्चे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं संज्ञा के बारे में। नाउन किसे कहते हैं? इंग्लिश में जानते हैं और बचपन से ही पढ़ते हैं। संज्ञा हम उसे कहते हैं या संज्ञा जिसके द्वारा या जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि नाम का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव आदि नाम का बोध हो, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। फिर से याद कीजिएगा, संज्ञा याद होगा फिर भी याद कीजिए। जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव आदि नाम का बोध हो, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। 5 अंगुली है, 5 प्रकार होता है। लिख लीजिए, इसमें व्यक्तिवाचक, इसमें जातिवाचक, इसमें समूहवाचक, इसमें भाववाचक, इसमें द्रव्यवाचक। और एक बार देखते रहिए, ऐसे करके याद हो जाएगा। बीच में लिख लीजिए संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। चलिए इसको हम लिख करके समझाते हैं।
चलिए यहाँ से तो आप लिख सकते हैं, लेकिन संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। डाटा इस तरह से बनाइए कि आपको याद करने की आवश्यकता ना हो, और 1 से 2 नजर आप देखिए और याद हो जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे हो जाएगा, जिससे व्यक्ति भर का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो जाएगा आप व्यक्ति भर का बोध मतलब क्या, जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, सॉरी ऐसा दो डिफिनेशन तो याद रहेगा ज्यादा। जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वो जगह राम लीजिए, कोई खास है, पटना कोई खास जगह का नाम है, मदन लीजिए, मतलब कोई खास जगह का बोध होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक आपको याद रखना है, जिससे जाति भर का बोध हो, जिससे जाति भर का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लीजिए पक्षी, पक्षी में कौवा, चुनमुनी, बगुला, तोता, मैना सब आ जाएगा। तो ये सब अलग अलग है, लेकिन पक्षी एक जाति हो गया। आदमी लीजिए, ये भी क्या है, एक जाति हो गया। जानवर ले लीजिए, आदमी, पक्षी, ये सब क्या, गाय भी लीजिए, गाय भी क्या है, जाति है। गाय, भैंस, ये सब जाति है, ठीक। जातिवाचक, भैंसी में भी बहुत भैंस होता है, मुर्रा होता है, महसान होता है, सूट होता है, मतलब प्रजातियां हो जाती है। लेकिन जाति सबका, गाय बोल दिए, गाय में सब आ गया, गाय, जर्सी, फ्रिजियन, होल्स्टाइन, साहिवाल सब आ गए, ठीक है। अब हम लोग समूहवाचक देखेंगे। समूह मतलब होता है जिससे समूह भर का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा लीजिए, ये समूह भर है। अभी हम सब समूह मिलकर क्लास कर रहे थे, ये भी एक समूहवाचक संज्ञा है। आप ले लीजिए, मान लीजिए कॉपी, कॉपी ले लीजिए, कॉपी का पन्ना सब भी क्या हो जाएगा आपका, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। यही बात लीजिए, अंगूर की गुच्छा, कलाश, अंगूर का गुच्छा, केला, केला मतलब गुच्छे में जब रहेगा तब। तो जो समूह में रहेगा, संगठन हो गया, आर्मी का टुकड़ा, पुलिस का टोली, ये सब चीज हो जाता है आपका समूहवाचक संज्ञा। आगे हम जानते हैं चौथा जो है आपका डी, वो हो जाएगा आपका भाववाचक। इसको याद करना जरूरी रहता है, यही भूल जाते हैं बच्चे। जिससे किसी का भाव प्रकट हो या भाव का बोध हो उसे हम लोग भाववाचक कहते हैं। जैसे दया, कृपा, ये दया, कृपा, ईमानदारी, ईमानदार, ये सब भाव प्रकट कर रहा है कि मैं ईमानदार हूँ। प्रेम, प्रेम, स्नेह, ये सब चीज हो गया आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। जिसमें भाव प्रकट हो, मतलब किसी के अंदर के अपने हार्ट टचिंग जैसे बोलते हैं, ऐसा चीज का बोध हो जाए, तो वो आपका हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला जो है आपका ई जो है क्या था, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन कौन सा हो जाएगा, जिससे न मापा या तौला जा सकता है उसको क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। जैसे गेहूं, चना, पानी, दूध, मिल्क इत्यादि सब लिख लीजिएगा, और आप लोग लिख लीजिए, बहुत इजी है, सुनकर लिखिए। थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा कम होगा, बट इसके लिए सॉरी। प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी के साथ वॉइस का भी क्वालिटी जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। चलिए आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम। चलिए क्लास को लंबे मतलब हो चुका है लंबा, बट अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम, प्रोनाउन। देखिए सर्वनाम बहुत इजी है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले नाम को क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। जैसे लीजिए संज्ञा की जगह पर है कि राम एक लड़का है, राम एक क्या है, लड़का है, तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। नो डिस्कस, डोंट डिस्कस है, लड़के का डिस्कस करते हैं। राम एक लड़का है, तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा। ये क्या है आपका, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये लिंग वचन को दिखा रहा है, ठीक है, ये चीज हो गया आपका, ये आपका संज्ञा हो गया, ठीक है। आगे हम जानते हैं, अगर इसी शब्द को हम लिख देंगे वह एक लड़का है, तो राम की जगह पर अब क्या आ गया, वह आ गया। ये वह जो आ गया यही क्या हो जाएगा आपका, सर्वनाम हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, सर्वनाम। यही बात होता है, डिफिनीशन कहेंगे कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले नाम को क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले नाम को सर्वनाम कहते हैं। चलिए लिख लीजिए, सर्वनाम जो होता है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। सवाल पूछा जाता है सर्वनाम वाला, और कारक के कितने प्रकार, कभी कभी पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। कभी ऐसा सवाल पूछा गया है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक होते हैं 8 होता है, ठीक है। चलिए हम सबको समझते हैं। चलिए इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और छाप लीजिए। अब हम जानेंगे कि सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं।
ठीक है, तो चलिए 6 प्रकार कौन कौन सा होता है ये हम समझ लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, दिख जाएगा 6 आ जाएगा इसमें। तो देखिए अब हम सर्वनाम के मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। जी बंद है आज आप लोग का, तो हाँ आप लोग का बंद है। 6 प्रकार के होते हैं। देखिए 6 प्रकार में पहला जो होता है प्रकार वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। केवल हम डाटा लेकर चल रहे हैं जिससे कि आपको याद भी हो जाए और आसानी से आपको रटना भी ना पड़े। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहने का मतलब होता है जिसमें स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक संज्ञा का डायरेक्ट बोध हो जाएगा, उसी की जगह पे आ जाएगा नाम। उस जगह पर जो नाम आएगा वह, तुम, मैं, हम, etc। जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, स्त्री पुरुष दोनों का बोध कराने के लिए आया है, तो इसलिए मैं जो हो जाएगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, हम हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम भी हो जाएगा। सबसे जो ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो आपका प्रश्नवाचक वाला होगा, लास्ट वाला हम समझेंगे ध्यान से, जो कि दिख भी नहीं रहा है। चलिए हम उसको दिखा देते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर समझेंगे निश्चितवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब होता है कि निश्चय कोई काम होगा, तो निश्चय में होता है कि उसने, उनका, उनका ये चीज है, उनका ये सेब है, उनका ये चेयर है, उनका कुर्सी है, उनका बुक है। ये निश्चित है कि उनका है तो उनका ही होगा, किसी दूसरा का नहीं हो सकता। निश्चित बात का बोध हो रहा है। अनिश्चित में जो है अनिश्चित बात का बोध हो रहा है कि कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई कुछ किसी का है, हमको नहीं पता किसी का है। कोई शब्द जैसे आ जाता है कि काशी में भूत होगा, भूत होगा, कुछ था वहां पे, अभी कुछ भागा है, ये सब अनिश्चयवाचक हो गया। निजवाचक में हो जाता है जो निजी व्यक्ति है, पर्सनल, अपना। निज मतलब होता है प्राइवेट बात, तो निज में हो जाता है कि आप स्वयं जाइए, मतलब कोई निजी बात है इसका मतलब आप स्वयं जाइए, आप या स्वयं होगा। मैं खुद जाऊंगा, खुद भी हो जाएगा आपका इसमें, मैं स्वयं जाऊंगा, ये सब हो गया निजवाचक। संबंध मतलब होता है रिलेशनशिप। जैसे पहले जमाने में आसपास हम लोग सुनते थे, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो ये बहुत अच्छा लाइन था, नाइस लाइन था। कहा जाता है 4 बजे सुबह में उठने से बहुत चीज मिलता है आपको। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। लाइन बिल्कुल सटीक है और सही है। अगर आप जितना सवेरे जागते हो उतना चीज आपको अच्छा चीज मिलता है। शुद्ध वायु मिलेगा आपको, पहली बात, वातावरण अच्छा मिलेगा, माइंड फ्रेश रहेगा, मतलब चित्त शांत हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या, कौन, कैसे। क्या, कौन, कैसे, तो ये प्रश्नवाचक जो इसको समझना। जैसे क्या, जो भी प्रश्नवाचक आएगा उसके लास्ट में आपको ऐसा चिन्ह देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह देना है। तो ऐसा आप जरूर दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रयास करते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, देखते देखते मन भी मतलब बोरिंग फील हो रहा होगा, जिसके वजह से हम केवल आपको सर्वनाम तक ही रहने देते हैं, बाकी इसमें से फिर आगे हम देख लेंगे। और ये आगे भी बन चुका है, वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार चेक कर लीजिए। अगर मिल जाए तो बेहतर है, नहीं मिले तो कमेंट करके भी बता दीजिए।